पाकिस्तान में तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेज में रवा माह रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट भी किया और रवा साल जुलाई में 2.76 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों ने भिजवाई, जो जून के मुकाबले में 12.2% ज़्यादा है। जुलाई 2019 के मुकाबले में 36.5% ज़्यादा है। खदशात का इजहार किया जा रहा था कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेज में फ़र्क आ सकता है, दीगर ममालिक की रेमिटेंसेज में फ़र्क आ सकता है, खासतौर से अरब ममालिक की तरफ से, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से मईशत बंद है, दूसरा तेल की कीमतें नीचे चली गई हैं। तो क्या ये वन टाइम है या मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तान की रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ है? माहिर मईशत खुर्रमशद हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रमशद साहब बहुत शुक्रिया। साहब आप समझते हैं एक परमानेंट इजाफा है या आपको ये वन टाइम लग रहा है, 2-3 महीनों बाद पता चलेगा असल में? देखिए शाहजेब, ये जो है अभी देखना होगा 2-3 महीने आगे कि ये सस्टेन करता है या नहीं करता, क्योंकि 2-3 रीजंस हैं, या ये कह लें कि थोड़े से शक शुबात हैं जो जहन में आते हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट से मेजर जो है हमारा पोर्शन आता है, तकरीबन 60-65% मिडल ईस्ट से आता है, और सऊदी अरेबिया और यूएई ये दो बड़ी डेस्टिनेशन है जहां से 50% हमारा जो है वो रेमिटेंस का फ्लो आता है। तो अगर यहाँ से फ्लो बढ़ रहा है तो उसके 2-3 रीजंस ही हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ना वहाँ पे इनकम बढ़ रही है, ना वहाँ पे जॉब्स बढ़ी हैं, इनफैक्ट जॉब्स नीचे आई हैं। क्यों? क्योंकि मिडल ईस्ट में खासतौर पे यूएई की अगर इकोनॉमी की बात करें, वहाँ पे ऑयल का जो इकोनॉमी है वो, अगर दुबई की हम बात करें, दुबई सिर्फ 5% है ऑयल का, और अगर दुबई की आप दूसरी ट्रेड बात करें तो उसमें तकरीबन कोई 95% जो है वो ट्रेड, टूरिज्म एंड ट्रैवल, यहाँ से रेवेन्यू आता है। और देखें इसमें सबसे ज्यादा जॉब लॉसेस हुए हैं। 2 लाख जो है वो इंडियन वापस जा रहे हैं, 80,000 हमारे कॉन्सुलेट जनरल के हिसाब से वापस आ रहे हैं, और इतने ही कुछ बांग्लादेश में वापस लोग आ रहे हैं। तो 2 रीजंस हो सकते हैं, एक तो जॉब लॉस, दूसरा जो है हवाला हुंडी। ये जो है पेंडेमिक की वजह से, बॉर्डर्स बंद होने की वजह से, और एयरलाइंस के थ्रू कैश ना आने की वजह से, और दूसरे जराए जो है कैश उनके थ्रू ना आने की वजह से फॉर्मल चैनल पे उनको कन्वर्ट होना पड़ा है। ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि हवाला हुंडी का पोर्शन जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी में आना शुरू हो गया। इसको किसी तरह अगर गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर ले, स्टेट बैंक मजीद इसको सिक्योर करे, कंटेन करे, तो आई एम श्योर कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो, आने वाले वक्त में आपके रेमिटेंसेस में इजाफा हो सकता है, और ये ग्रोथ जो है वो सस्टेन कर सकती है। मतलब क्योंकि कोरोना के बाद तवक्कात बरक्स थी, तो दीगर ममालिक जिनकी रेमिटेंसेज भी इन ममालिक से जाती हैं, उनका क्या ट्रेंड है इस वक्त पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक में भी? देखिए बांग्लादेश की अगर आप बात करें तो बांग्लादेश भी तकरीबन कोई 10 मिलियन जो है बांग्लादेशी इस पूरी दुनिया में है, और मेजर पोर्शन उनका जो है यूएई और सऊदी अरेबिया में है। इसी तरह इंडियंस की बात करें तो इंडियंस भी 17.5 मिलियन जो है पूरी दुनिया में है। मेजर पोर्शन जो है 40 लाख इंडियंस जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई में है, 27 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया और यूएई में है। इसी तरह तकरीबन 15 लाख बांग्लादेशी जो है यूएई और आपके सऊदी अरेबिया में है। तो यहाँ से वापसी हो रही है, और आप बांग्लादेश का अगर नंबर देखें तो शाहजेब ओवरऑल अगर आप पिछले 2 महीने के नंबर देखें, 60% ग्रोथ वहां पे भी रेमिटेंसेस में आई है। तो और एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हुंडी हवाले का काम बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा डायस्पोरा जो है वो बाहर है, और एक और वजह यह है कि ब्लू कॉलर वर्कर्स सबसे ज्यादा हैं इन तीनों ममालिक के। जब ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो किसी तरह भी जो है वो बैंकिंग चैनल्स को यूज नहीं कर सकते, और फिर वो हवाला हुंडी के थ्रू भी भेज रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता ये गलत काम है, लेकिन वो आ रहे होते हैं इसके थ्रू पैसे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बांग्लादेश की भी ग्रोथ आई है, पाकिस्तान की भी आई है। एक पाकिस्तान का एक डिफरेंट फैक्टर हो सकता है, वो रियल एस्टेट है। आपको पता है पाकिस्तानी 3rd नंबर पे हैं यूएई में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में पिछले 2-3 सालों से। तो हो सकता है कि जो एमनेस्टी की जो है इस वक्त बात की गई है, जो अनाउंस की गई है, उस सिलसिले में भी बाहर से जो है वो कंस्ट्रक्शन का पैसा यहाँ आ रहा हो, और हमारी रेमिटेंसेस में वो एक्चुअली ग्रोथ में नजर आ रहा हो। तो सस्टेन कर सकती है ग्रोथ फॉर फ्यू मंथ्स, बट इवेंचुअली जब ग्रोथ आपकी इकोनॉमीज में आएगी, ब्लू वर्कर वहां जाके काम करेगा, फिर पैसे भेजेगा, तो नेचुरली लॉन्ग टर्म के लिए रेमिटेंसेस सस्टेन होगी, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म हो सकता है। बहुत शुक्रिया खुर्रमशद साहब, नज़रिया दे रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। शुगर कमीशन से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, और सिंध हाई कोर्ट ने शुगर कमीशन को कलअदम करार दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर मिल मालिकान की दरख्वास्त पर जारी किए गए फैसले में काबीना में गैर मुंतखब अफराद की बढ़ती हुई तादाद पर भी बात की है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक हमें यह पता चला है कि काबीना इजलास में बड़ी तादाद में वो लोग शरीक होते हैं जो मुंतखब नहीं हैं, खासतौर पर वज़ीर आज़म के मामलीन ख़ुसूसी। उनमें कुछ अफराद आइन के मुताबिक रुकने असेंबली या सेनेटर बनने के अहल भी नहीं है, क्योंकि ये लोग मुंतखब नहीं होते, इसलिए अवाम को जवाबदेह भी नहीं। ये बादी नज़र में आइन की कई शिकों के मुतसादिम है। बहुत सारे गैर मुंतखब मामलीन ख़ुसूसी का तस्वुर आइन के लिए अजनबी है। ऐसा सदारती निज़ाम में तो मुमकिन है, मगर 1973 के आइन के तहत पार्लिमानी निज़ाम में मुमकिन नहीं। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक हमारे ख्याल में वो वक्त आएगा जब आला अदालतों को इस मामले का जायज़ा लेना होगा। अदालत ने अपने फैसले में लिखा
कि हमारी नज़र में मुशीर बराए एहतसाब की मौजूदगी नैब की आज़ादी मुतासिर करती है, क्योंकि इससे ये तासुर मिलता है कि हुकूमत नैब के साथ मिलकर अपने मुखालिफिन के खिलाफ काम कर रही है। इस हवाले से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक के केस में अपने फैसले में भी लिखा है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक एहतसाब के मुशीर मीडिया के जरिए हुकूमत के मुखालिफिन पर करप्शन के हवाले से खुलकर बात करते हैं, मगर वो हुकूमत के हवाले से इस तरह के मुबैना इकदाम पर खामोश रहते हैं। इससे अवाम की नज़र में बिला तफरीक एहतसाब का तासुर भी कमज़ोर होता है। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा है, ये समझना मुश्किल है कि जब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं तो दाखिला उमूर पर मुशीर की क्या ज़रूरत है। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से मुतालिक लिखा कि इसमें ज़रूरी रूल्स ऑफ बिजनेस पर अमल दरामद नहीं हुआ, वक्त पर कमीशन का नोटिफिकेशन गजेटेड नहीं हुआ, कमीशन की तश्कील भी मुकम्मल नहीं थी, कमीशन जानिबदार था, दरख्वास्त गुजारों को सुनने का मौका नहीं दिया गया, रिपोर्ट में दरख्वास्त गुजारों के साथ तासुब बढ़ता गया, एग्जीक्यूटिव की तरफ से आइन और कानून के मुतालिका शिकों की खिलाफ वर्जी की गई, आइन के तहत दिए गए हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत ने मजीद लिखा कि हम 16 मार्च 2020 को नोटिफिकेशन और 21 मई 2020 को जारी होने वाली रिपोर्ट को कलअदम करार देते हैं और इस रिपोर्ट के तहत उठाए गए तमाम इकदाम और इस हवाले से जारी किए गए तमाम ऑर्डर्स को भी कलअदम करार दिया जाता है। अदालत ने चेयरमैन नैब को हिदायत की है कि वो एक आज़ादाना इंक्वायरी का आगाज़ करें जो नैब कवानीन के मुताबिक हो, जो इस बात का जायजा ले कि दरख्वास्त गुजारों ने कोई करप्शन की है या नहीं। कमीशन की रिपोर्ट से हटकर तहकीकात की जाए और तहकीकात में ऐसे किसी शख्स को शामिल ना करें जो शुगर कमीशन का हिस्सा रहा हो। इसी तरह शुगर मिल मालिकान के टैक्स उमूर की आज़ादाना इंक्वायरी FBR शुरू करने की FBR को हिदायत दी गई है, मगर चीनी 110 रुपये की हो गई है। खुद हुकूमत के अपने दादोशुमार के मुताबिक 95 रुपये एवरेज है, 92 से 110 रुपये की अब चीनी हो गई है।